नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 8 अप्रैल 2023 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू तथा इंडियन एक्सप्रेस से संबंधित प्रमुख समाचारों को आधार बनाकर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दिए जाएंगे। साथ साथ विगत वर्षों में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न भी हम अभ्यास के लिए आपको देंगे और अंत में आज के किसी महत्वपूर्ण तथ्य की हम चर्चा करेंगे। तो आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से चिकित्सा उपकरण के रूप में सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। देखिए, जब भी हम चिकित्सा उपकरणों की बात करते हैं, दो तरह के उपकरण आप ध्यान रखें। एक कहलाते हैं सॉफ्टवेयर एज मेडिकल डिवाइस और दूसरा कहलाता है सॉफ्टवेयर इन मेडिकल डिवाइस। जब हम मेडिकल डिवाइस की बात करते हैं तो दो तरह से हम प्रमुख रूप से सॉफ्टवेयर के उपयोग देखते हैं। एक जगह ऐसा होता है कि जहाँ पर सॉफ्टवेयर एक तरह से मेडिकल डिवाइस की तरह ही उपयोग होता है और दूसरी जगह पर आप देखें तो मेडिकल डिवाइस में किसी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि जो भी हमारे मेडिकल डिवाइस हैं जहाँ पर एक तरह से सॉफ्टवेयर ही मेडिकल डिवाइस बन गया है, उसके उदाहरण कौन कौन से हैं। जब हम सॉफ्टवेयर एज मेडिकल डिवाइस की बात करते हैं तो एमआरआई, अल्ट्रासाउंड या एक्सरे, यहाँ से जो भी हमको इमेज प्राप्त होती हैं तो उनके एक तरह से उपयोग किए जाते हैं और उनके उपयोग के माध्यम से, जैसे अल्ट्रासाउंड में या एमआरआई में जो भी एक तरह से छवि है उसको देखकर अंदाजा हम लगा सकते हैं कि किस तरह की एक ऐसी बीमारी है, शरीर के किस अंग में कोई भी एक तरह से समस्या है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमें एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे से जो इमेज मिल रही है उसका परीक्षण करने के लिए हम सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं। तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो एक तरह से मेडिकल डिवाइस की तरह उपयोग किया जा रहा है। तो पहला कथन यहाँ पर सत्य है। तो आप ध्यान रखें, एमआरआई को हम नहीं कह रहे हैं, हम एमआरआई, अल्ट्रासाउंड या एक्सरे की जो इमेज है उनकी जब टेस्टिंग की जाती है उसके लिए जो भी सॉफ्टवेयर उपयोग किया जा रहा है उसको हम सॉफ्टवेयर एज मेडिकल डिवाइस कहते हैं। दूसरा, सीटी स्कैन, इसको अगर हम देखें तो ये सॉफ्टवेयर इन मेडिकल डिवाइस है, यानी सीटी स्कैन करते समय आप देखें सॉफ्टवेयर डिवाइस में ही रहता है और उसके माध्यम से ये सीटी स्कैन की पूरी जो प्रक्रिया है वो संचालित होती है। तो ये एक तरह से सॉफ्टवेयर एज मेडिकल डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तीसरा, कैंसर का पता लगाने हेतु इमेज पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर एडेड डिटेक्शन सॉफ्टवेयर। अब आप देखिए, एक तरह का सॉफ्टवेयर है जहां पर आप देखें कि जो भी एक तरह से इमेज प्राप्त की गई है शरीर के अलग अलग अंग की, उनकी एक तरह से प्रोसेसिंग की जाती है और उसके आधार पर कैंसर का जो भी अनुमान है वो लगाया जा सकता है। यहाँ पर हम देखें तो जो कंप्यूटर एडेड डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर एज ए मेडिकल डिवाइस काम कर रहा है। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प भी सत्य है। चौथा, इंसुलिन पंप। देखिए, इंसुलिन पंप एक तरह से आप कह सकते हैं एक मेडिकल डिवाइस होती है जो हम अपने शरीर में एक तरह से लगा कर रखते हैं और जब भी आवश्यकता रहती है तो हम इंसुलिन अपनी बॉडी में इसके माध्यम से पहुंचा पाते हैं। कभी कभी कंटिन्यूस या धीरे धीरे इंसुलिन देता रहता है और कभी कभी हम इसे कंट्रोल करके भी बॉडी में इंसुलिन पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इंसुलिन पंप की बात करें तो ये सॉफ्टवेयर इन मेडिकल डिवाइस है। इस मेडिकल डिवाइस में जो सॉफ्टवेयर लगा हुआ है उसके माध्यम से प्रमुख रूप से ये संचालित हो रहा है। तो ये सॉफ्टवेयर इन मेडिकल डिवाइस है, न कि एज मेडिकल डिवाइस। तो चौथा विकल्प भी नहीं होगा, केवल 1 और 3 होगा, इसीलिए हमारा उत्तर है ए, केवल 1 और 3 सत्य है। यहाँ पर प्रश्न का प्रमुख रूप से आधार ये है कि जैसा हमने चर्चा किया, जब हम सॉफ्टवेयर एज मेडिकल डिवाइस की बात करते हैं तो आप ध्यान रखें यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो भी इमेजेस होती हैं उनका अध्ययन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर एक तरह से उपयोग किया जा रहा होता है वो हो सकता है स्मार्टफोन में या लैपटॉप या किसी, मान लीजिए आपका एक तरह से डेस्कटॉप में है, यानी इंटरनेट का वहाँ पर उपयोग हो रहा होता है। और ऐसी स्थिति में उनमें अगर हम देखें तो मैलवेयर यानी उन पर वायरस का एक तरह से अटैक हो सकता है। तो ये जो हमला है ये इन डिवाइसेस के काम करने की स्थितियों को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करता है। मेडिकल डिवाइसेस जैसे जैसे सॉफ्टवेयर पर आधारित होती जाएंगी, इंटरनेट पर एक तरह से उनका उपयोग होने लगेगा, कहीं ना कहीं इस तरह के जो खतरे हैं वो बढ़ेंगे। आज का दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर हमें युग्मों का मिलान करना है। एक कॉलम में गांव का नाम दिया गया है, जबकि दूसरे अगर हम कॉलम में देखें तो उस गांव से संबंधित जो भी अनूठी विरासत है उसके बारे में चर्चा की गई है और हमें इसका मिलान करना है। तो इस प्रश्न को हम हल करें उससे पहले हम भारत सरकार की एक योजना को प्रमुख रूप से देखते हैं। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में भारत में जो भी सांस्कृतिक विरासत है उसको प्रमुख रूप से मैप करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये योजना है मेरा गाँव मेरी धरोहर और इसे अगर हम देखें तो नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग के माध्यम से प्रमुख रूप से संचालित किया जा रहा है। इसमें इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स इसके द्वारा प्रमुख रूप से भूमिका निभाई जा रही है। मेरा गांव मेरी धरोहर इस योजना के माध्यम से कोशिश ये है कि भारत के गांव में जो सांस्कृतिक विरासत की स्थितियां हैं या कह सकते हैं कि जो अलग अलग वहां पर एक ऐसे बिंदु हैं जिनको हम पर्यटन के रूप में आगे बढ़ा सकते हैं, उसकी पहचान को मजबूत कर सकते हैं, उनको यहाँ पर मैप किया जा रहा है।
उसमें अगर हम कुछ प्रमुख रूप से अलग अलग स्थलों की बात करें तो पहले अगर हम प्रमुख स्थल की बात करें तो ये विश्नोई गांव के संदर्भ में है जो जोधपुर के पास है, और इनके द्वारा जिस तरह से पर्यावरण का संरक्षण किया जाता है ये एक तरह से काफ़ी प्रसिद्ध माने जाते हैं। साथ साथ अगर हम उत्तराखंड में रैनी गांव की बात करें जो चिपको मूवमेंट के लिए जाना जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम गुजरात के मोढेरा की बात करें तो ये भारत का सोलर पावर्ड पहला गाँव है। साथ साथ हिमाचल प्रदेश में सुकेती, जहाँ पर एशिया का सबसे पुराना फॉसिल पार्क है। इसी के साथ साथ अगर हम कश्मीर में देखें तो प्रमुख रूप से पांद्रेथन जो गांव है वहां पर शैव संप्रदाय के एक काफ़ी प्रसिद्ध संत माने जाते हैं लॉर्ड डेंड, उनके संबंध में एक तरह से काफ़ी यह महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के द्वारा यह कहा जा रहा है कि लगभग 6.5 लाख गांव इसमें एक तरह से कवर किए जाएंगे, और अभी तक 1 लाख से ज़्यादा जो गांव है उनको कवर किया जा चुका है। यहाँ पर प्रमुख रूप से जो फील्ड सर्वे है वो अगर हम देखें तो संस्कृति मंत्रालय और कॉमन सर्विस सेंटर जो भी गांव में होते हैं उनके माध्यम से किया जा रहा है, और जो भी अंतिम रूप में सूचना है उसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा एक तरह से एकत्र किया जा रहा है। तो ये सारा जो भी एक तरह से सर्वेक्षण है वो सांस्कृतिक विरासत ग्रामीण क्षेत्र में उसके संरक्षित करने से जुड़ा हुआ है। अब अगर हम मिलान करके देखें तो रैनी प्रमुख रूप से चिपको आंदोलन से संबंधित है, ये उत्तराखंड में, मोढेरा गुजरात में भारत का पहला सौर ऊर्जा संपन्न गांव, सुकेती एशिया का सबसे पुराना जीवाश्म पार्क ये हिमाचल प्रदेश में, और अगर हम विदुराश्वत की बात करें तो ये एक तरह से महाभारत काल का प्रमुख रूप से एक स्थल है, और ये कर्नाटक के चिक्काबालपुर में एक तरह से स्थित है। तो चारों ही मिलान एक तरह से आपके सही है। इस आधार पर हमारा उत्तर हो जाता है डी, सभी चारों युग्म सत्य हैं। तीसरे प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिशन आरिकोम्बन का सर्वोत्तम वर्णन है। अगर हम मिशन आरिकोम्बन की बात करें तो प्रमुख रूप से केरल में संचालित किया जा रहा है, जहां पर एक हाथी को पकड़कर उसे प्रशिक्षण केंद्र में डालने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो प्रमुख रूप से ये जो मिशन है ये इसी हाथी के संदर्भ में है, इसकी इमेज आप देख सकते हैं, जिसे अगर हम स्थानीय भाषा में देखें केरल में तो इसे आरिकोम्बन का नाम दिया गया है, और वर्तमान में माना जा रहा है कि ये इडुक्की के क्षेत्र में देखा गया है। यहाँ पर प्रमुख रूप से केरल वन विभाग का प्रयास ये है इस जंगली हाथी को जिससे आरिकोम्बन कहा गया उसी के लिए मिशन आरिकोम्बन के माध्यम से वर्तमान में ये जो इडुक्की के क्षेत्र में है इसे पाराम्बिकुलम पलक्कड़ जो केरल का क्षेत्र वहां पर एक तरह से ले जाने का प्रयास है। तो केरल में एक जिले से दूसरे जिले में इसको ट्रांसलोकेट करने का प्रयास किया जा रहा है, और यही मिशन आरिकोम्बन से संबंधित है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो हमारा विकल्प सही है सी, केरल में जंगली हाथी को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन। चौथा प्रश्न हम देखते हैं, बायोगैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से या कौन से सही हैं यह हैं। पहला, बायोगैस एक जैव रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है जिसमें कुछ प्रकार के बैक्टीरिया जैविक कचरे को उपयोगी बायोगैस में परिवर्तित करते हैं। तो यही प्रक्रिया प्रमुख रूप से अपनाई जाती है, पहला कथन सत्य है। दूसरा, बायोगैस उत्पादन की प्रक्रिया प्रकृति में अवायवीय यानी एनारोबिक होती है, यानी वायु की अनुपस्थिति में ये एक तरह से जो अपघटन की प्रक्रिया है वो होती है। दूसरा कथन यहाँ पर सत्य है। तीसरा, मवेशियों के गोबर को बायोगैस संयंत्रों के लिए मुख्य कच्चे माल के रूप में मान्यता दी गई है। अन्य सामग्री जैसे मल, जिसे हम नाइट सोइल भी एक तरह से कह देते हैं, या अगर हम बात करते हैं मुर्गी पालन उद्योग का जो कचरा निकलता है या कृषि क्षेत्र में जो भी अपशिष्ट होता है उनका उपयोग भी अगर हम देखें तो बायोगैस संयंत्र में किया जाता है। तो यहाँ पर तीनों कथन सत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है डी। यहाँ पर प्रश्न का प्रमुख रूप से आधार ये है कि अगर हम इस साल के बजट में देखें तो वित्त मंत्री जी की तरफ से घोषणा की गई थी कि जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर 75 बायोमेथेनेशन के जो प्लांट हैं वो स्थापित किए जाएंगे, और उनके संदर्भ में जो प्रक्रिया है अगर हम देखें तो 42 के लिए प्रमुख रूप से जो सरकार की मंजूरी है वो एक तरह से मिल चुकी है। ये मंजूरी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा दी गई है। यहाँ पर हम ध्यान रखें बजट में भारत में 500 बायोगैस के प्लांट लगाने की बात की गई थी अगर हम गोवर्धन योजना की बात करें, जिसमें 75 प्लांट हैं वो शहरी क्षेत्र में एक तरह से स्थापित किए जाएंगे। तो ये जो 75 है उसमें से 42 के लिए मंजूरी की प्रक्रिया हो चुकी है। योजना के माध्यम से कोशिश ये है कि 15,000 टन पर डे इसके अनुसार क्षमता एक तरह से बायोगैस संयंत्र की बनाई जाए। वर्तमान में अगर हम देखें तो 99 बायोमेथेनेशन प्लांट संचालित होते हैं, जिसमें क्षमता अगर हम देखें तो 2288 टन प्रतिदिन की है। और यहाँ पर हम देखें तो 18 इसमें बड़े प्लांट है, जिसमें सबसे बड़ा प्लांट इंदौर में है जिसकी क्षमता 550 टन प्रतिदिन है। दैनिक क्विज के दूसरे भाग में हम यूपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको अभ्यास के लिए देते हैं। आज 2008 की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न हमने यहाँ पर लिया है।
प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के निकट है। आप ध्यान रखें, इंटरनेशनल अगर हम डेट लाइन की बात करें तो ये प्रमुख रूप से प्रशांत महासागर से गुजरती है, और जब भी हम इसको पार करते हैं तो दिन का परिवर्तन हो जाता है। अगर हम यहाँ पर मैप में ध्यान से देखें तो बेरिंग जल संधि वहीं से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। इसके विपरीत अगर हम मलक्का, फ्लोरिडा या जिब्राल्टर जलडमरू मध्य की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से काफी दूर है। तो यहाँ पर पूछा गया सबसे निकट कौन है, तो सबसे निकट है बेरिंग जलडमरू मध्य, यानी हमारा उत्तर है बी। दैनिक क्विज के तीसरे और अंतिम भाग में हम आज के तथ्य की चर्चा करते हैं, और हमारा आज का तथ्य नासा के द्वारा प्रारंभ किया गया एक मिशन है जिसको टेम्पो नाम से जाना जाता है, यानी द ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन। तो देखिए, नाम में छुपा हुआ अगर हम ट्रोपोस्फेयर की बात करें तो जब हम एक तरह से पृथ्वी के वायुमंडल को देखते हैं, पृथ्वी की सतह से अगर हम लगभग 15 किलोमीटर तक का एक तरह से भाग देखें तो उसको हम ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। और ये जो ट्रोपोस्फियर है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ट्रोपोस्फियर में प्रमुख रूप से आप देखें जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं पृथ्वी पर होती हैं उसके लिए प्रमुख रूप से ये उत्तरदायी है। साथ साथ जितनी भी एक तरह से हम नमी की बात करते हैं, जो भी एक तरह से अगर हम बात करते हैं वाटर वेपर की, तो मैक्सिमम इसी एक तरह से लेयर में पाया जाता है। इस कारण से अगर हम देखें तो ट्रोपोस्फियर का पृथ्वी पर काफ़ी बड़ा प्रभाव रहता है, और यहाँ पर जो भी एक तरह से उत्सर्जन की स्थितियाँ हैं उसको माप कर प्रमुख रूप से जो भी पॉल्यूशन या प्रदूषण की स्थितियाँ उसका सही से अनुमान लग सकता है। नासा के द्वारा यह जो मिशन छोड़ा गया है इसका उद्देश्य यही है कि ट्रोपोस्फियर में जो भी एक तरह से पॉल्यूशन उत्सर्जित हो रहा है उनकी एक निगरानी की जाए, और ये पूरे उत्तर अमेरिका में एक तरह से निगरानी करेगा। यहाँ पर आप ध्यान रखें, ये जो टेम्पो डिवाइस है प्रमुख रूप से इसको अगर हम देखें तो एक दूरसंचार उपग्रह इंटेलसैट 40 उस पर स्थापित किया गया है। यानी अगर मान लीजिए ये दूरसंचार उपग्रह है तो इसी में साथ में अगर हम देखें तो टेम्पो ये जो उपकरण है उसको भी यहीं पर साथ में रखा गया है। इसे स्पेसएक्स कंपनी के फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से कैप कैनावरल से जो फ्लोरिडा में स्थित है वहां से प्रक्षेपित किया गया है। इसकी इमेज आप देख सकते हैं। तो टेम्पो परियोजना नासा की एक तरह से प्रारंभ हो चुकी है। उद्देश्य जैसा मैंने बात किया, उत्तर अमेरिका के क्षेत्र की प्रमुख रूप से इसके द्वारा निगरानी की जाएगी, और यहाँ पर जो भी प्रदूषण के एक तरह से निगरानी है वो हर घंटे के आधार पर की जाएगी, और कोशिश की जाएगी कि आंकड़े का एक तरह से विश्लेषण किया जाए और कैसे प्रदूषण को रोका जा सके उसके लिए प्रयास किए जाएंगे। हम ध्यान रखें, अगर हम टेम्पो मिशन की बात करें तो ये भू स्थिर एक तरह से कक्षा में रहेगा, क्योंकि अभी हमने बात करी कि ये एक दूरसंचार उपग्रह में ही स्थापित किया गया इंटेलसैट 40E में। अगर हम दूरसंचार उपग्रह की बात करें तो आप सभी जानते हैं इनको प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो लगभग 36,000 किलोमीटर की जो ऊंचाई है वहां पर स्थापित किया जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो इंटेलसैट 40E 35,785 किलोमीटर की जो कक्षा है उसमें एक तरह से स्थापित है। यानी अगर हम पृथ्वी की बात करें तो ये भूमध्य रेखा के साथ में एक तरह से स्थापित है, तो उसी रूप में एक तरह से ये गति करेगा। अगर हम टेम्पो मिशन की बात करें, इसके माध्यम से प्रमुख रूप से मैक्सिको, यूएसए और कनाडा वहां के क्षेत्रों में प्रति घंटे के हिसाब से निगरानी की जाएगी। आप ध्यान रखें, इसका डाटा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा प्रति घंटे डाटा दिया जाएगा। इसके पहले जो भी पृथ्वी की निचली कक्षा में एक तरह से अलग अलग उपकरण स्थापित हैं उनके द्वारा पूरे दिन में एक बार डाटा दिया जाता था, तो अब आप देखें पूरे दिन में 24 बार डाटा आएगा। तो ये कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन है उसको नियंत्रित करने के लिए ज़्यादा बेहतर साबित होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ा आंकड़ा हमें प्राप्त हो पाएगा पॉल्यूशन के संदर्भ में। जैसा हमने बात किया कि इसको एक दूरसंचार उपग्रह में स्थापित किया गया है, तो आप देखें पृथ्वी की सतह से लेकर जो एक तरह से पूरा ट्रोपोस्फियर यानी जो क्षोभ मंडल है जो लगभग 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर है पृथ्वी की सतह से, वहां पर जो भी एक तरह से पॉल्यूशन की स्थिति है उसकी ये निगरानी करेगा। और अगर हम उत्तर अमेरिका महाद्वीप में देखें तो पूर्वी और पश्चिमी तट का जो पूरा क्षेत्र है उसकी निगरानी होगी। यानी अगर हम पूर्वी तट की बात करें और पश्चिमी, तो पूरे क्षेत्र की निगरानी इसके द्वारा प्रमुख रूप से की जाएगी। यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखें, ये जो टेम्पो यहाँ पर स्थापित किया गया है तो वर्तमान में एक और कह सकते हैं जो तंत्र है वो दक्षिण कोरिया की तरफ से स्थापित है, और भविष्य में एक और जो तंत्र है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी की तरफ से स्थापित होगा। तो यहाँ पर टेम्पो के साथ साथ अगर हम देखें तो जियो स्टेशनरी एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग स्पेक्ट्रोमीटर यानी अगर हम जेम्स की बात करें तो ये कोरिया एरोस्पेस रिसर्च यानी कारी के द्वारा 18 फरवरी 2020 को स्थापित किया गया है। तो वर्तमान में अगर हम देखें तो टेम्पो यहाँ पर स्थापित हो गया है, और साथ साथ ये जो जेम्स है जो एक तरह से कारी यानी दक्षिण कोरिया की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसके द्वारा प्रमुख रूप से 2020 से काम कर रहा है। अगर हम दक्षिण कोरिया के उपकरण जेम्स की बात करें तो इसके द्वारा प्रमुख रूप से अल्ट्रावायलेट साथ साथ जो एक तरह से हमारा दृश्य प्रकाश है वहां पर प्रमुख रूप से काम किया जाएगा।
एक और तीसरा उपकरण अगर हम देखें तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा जल्द स्थापित किया जाएगा, अभी ये निर्माण की प्रक्रिया में है, यानी कॉपरनिकस सेंटिनल-4। तो ये अगर स्थापित हो जाता है, जो मेटियोसैट 3rd जनरेशन का एक तरह से साउंडर स्पेसक्राफ्ट होगा, तो सेंटिनल-4 के स्थापित होने के बाद, जिसके द्वारा अल्ट्रावायलेट दृश्य प्रकाश और लगभग एक तरह से जो अवरक्त प्रकाश होता है वहां का स्पेक्ट्रम जांचा जाएगा, तो ये एक तरह से स्थापित हो जाएगा सेंटिनल-4 भी। तो ये 3 प्रमुख रूप से हैं जो पर्यावरण में प्रदूषण की अलग अलग जो स्थितियां उनकी एक तरह से निगरानी करेंगे। टेम्पो और जेम्स एक तरह से स्थापित हैं, सेंटिनल-4 जल्द एक तरह से स्थापित हो सकता है। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। साथ साथ हमारी इस पहल के संदर्भ में आपके जो भी विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर व्यक्त करें। धन्यवाद।